हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के कुछ टॉपिक्स जिसमें आपके सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं सारे, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स, गोल्जी एपरेटस, वेक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। साथ में बेटा एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लास्ट वाली वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में वीडियो के एंड में भी डाल दूंगी। तो नेक्स्ट आज हमें स्टार्ट करना था राइबोसोम से। राइबोसोम्स बेटा हमने स्टार्टिंग में जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम पढ़ा तब भी हमने देखा था, और साथ ही में जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा तब भी हमने देखा था कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब क्या है कि ये प्रोटीन बनाते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, यानी कि फॉर्म होना कोई चीज। तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, प्रोटीन फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन एक आपसे मैं पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि राइबोसोम्स जो होता है वो कहाँ पर बनते हैं। ये हम पिछली क्लास में क्योंकि पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा, जो राइबोसोम्स होते हैं वो या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। और एक चीज जो हमने पहले पढ़ी थी वो क्या थी बेटा, राइबोसोम्स आपकी दो सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। एक आपकी स्मॉलर वाली सब यूनिट होती है और एक आपकी लार्जर वाली सब यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि प्रेजेंट है। और रेटिकुलम का मतलब क्या है, एक नेटवर्क, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा नेटवर्क पड़ा हुआ है जो आगे क्या काम करेगा वो हम देखते हैं। इसके बेटा दो टाइप्स होते हैं, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, आरिया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, एसिया। आरिया में बेटा, आरिया जैसे नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ है। रफ मतलब जैसे हमारा कोई भी सरफेस है, अगर मैं जैसे पहले भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि सरफेस के ऊपर अगर बेटा मैं कंचे बिछा दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा बिल्कुल। तो उसका सरफेस जो है वो रफ है। अब रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कंचे नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा, राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसके सरफेस के ऊपर। जैसे आप ये वाला डायग्राम देखो, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। उसके सरफेस पे हमने क्या बना दिए, कुछ राइबोसोम्स बना दिए। तो इसका सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर किसी चीज के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, अभी हमने देखा राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाने का। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किस चीज का काम करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। वही अगर दूसरे पे आए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सरफेस कैसा है बेटा, स्मूथ है, यानी कि इसके सरफेस पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। अब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है यानी कि प्रोटीन तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन आता है तो ऐसा ये क्या काम करेगा, तो क्या काम करता है बेटा, ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स, यानी कि बेटा जो लिपिड्स बनते हैं, यानी कि जो फैट्स बनते हैं, उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये इसका डायग्राम जिसमें आपके नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसमें आपका क्या अटैच नहीं है, राइबोसोम्स अटैच नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा, अब जो भी सामान आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाकर भेजा, क्या भेजा, प्रोटीन भेजे, लिपिड्स भेजे, हार्मोन्स भेजे। अब ये सारा सामान बेटा किसके पास आ जाएगा, गोल्जी एपरेटस के पास आ जाएगा, जिसको हम गोल्जी बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। अब गोल्जी बॉडीज के सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था बेटा, कैमिलो गोल्जी ने, और कहां पर किया था, बार्न आउल की नर्व सेल में। अब गोल्जी एपरेटस को हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल्जी एपरेटस का डायग्राम देखो एक बारी। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है। अब साथ ही साथ में बेटा इसका जो नाम है, जो हम इसको बोलते हैं, दैट इज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। जैसे हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस क्या करता है, हमें कुछ भी चीज पार्सल करानी है, हम उसके पास लेकर जाते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रॉपर पैकेजिंग करके आगे भेज देता है जहां भी हमें पहुंचाना होता है। सेम काम बेटा गोल्जी एपरेटस भी करता है। नॉर्मली जो भी सामान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर आया, वो सामान उसने क्या किया, पहले तो प्रोसेस किया, जो भी उसमें कुछ पैकिंग वगैरह करनी है, पैकेजिंग करी, यानी कि छोटे जैसे पैकेट्स बना देते हैं ना, एनवेलप्स में डाल देते हैं, पैकिंग हो गई। फिर वो क्या कर दिया, उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया जहां भी पहुंचाना था। तो इसके काम को बेटा कैसे याद रखना है कि पहला तो ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है और दूसरा इसका काम है पीपीटी। पीपीटी यानी कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। अब लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी बेटा आपका गोल्जी एपरेटस ही करता है।
नेक्स्ट आता है लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम बेटा क्लीनअप सिस्टम में काम करता है हमारे सेल के। लाइसोसोम के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। क्या होती है? डाइजेस्टिव एंजाइम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन है इसके बाहर, और ये किससे भरा हुआ है बेटा? एंजाइम्स के साथ भरा हुआ है। कैसी एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम। किस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए है? प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए। लिपिड्स को ही हम फैट्स भी कहते हैं। तो जितने भी अनवांटेड प्रोटीन्स हैं, अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो कुछ डैमेज पार्ट होते हैं सेल के, उसको बेटा क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको क्लीन रखता है। अब इसको बेटा हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि अगर नॉर्मली तो वो क्या कर रहा है? जितनी भी चीजें सेल के अंदर खराब है या कुछ जो नहीं चाहिए, उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। पर अगर बेटा उसे पता लगा कि सेल के आसपास कोई भी गड़बड़ चल रही है, तो वो क्या करेगा? वो खुद से बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि खुद से उसकी मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाएगी। टूटने के बाद जो भी उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी, वो क्या हो जाएंगी? बाहर चली जाएंगी। ये इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी, इसकी मेम्ब्रेन टूट गई और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ गए। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल को खुद से खत्म कर देंगी, यानी कि लाइसोसोम ने पूरे के पूरे सेल को डैमेज कर दिया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ठीक है। वो है ना गाना है जिसमें वो है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो सेम काम आपका लाइसोसोम ने किया। लाइसोसोम खुद तो गया ही गया, साथ में पूरे सेल को मार कर गया है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ह्यूमन का जो स्पर्म है, जो ह्यूमन गैमीट है, उसमें भी लाइसोसोम एंजाइम होती है। अब उसके पास क्यों है बेटा? क्योंकि ह्यूमन स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करना होता है। ये आपका एग है, ये आपका ह्यूमन स्पर्म है। इसको फर्टिलाइज करना है, यानी कि उसके अंदर घुसना है। घुसने के लिए उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ना तो पड़ेगा। तो मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए वो क्या होती है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, यानी कि दोनों गैमीट मिल सके, फ्यूजन हो सके उनका। नेक्स्ट आता है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबने एक लाइन बहुत ही अच्छे सुनी है, हर बच्चे को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्यों क्वेश्चन आता है बेटा? क्यों? 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि बेटा पावर यानी कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। जैसे बेटा हमारे पास मनी की करेंसी होती है ना, मनी की करेंसी क्या है? नोट होते हैं हमारे पास, सिक्के होते हैं। वैसे ही पावर की करेंसी क्या है? एटीपी। और एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। और ये चाहिए क्यों? आपको एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको डेली एक्टिविटीज करनी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल गोल से एक आउटर मेम्ब्रेन है, जो कि बिल्कुल स्मूथ है और पोरस है। स्मूथ यानी कि कोई इसमें कुछ भी वो नहीं है, कोई फोल्डिंग नहीं है, जैसे आप इनर मेम्ब्रेन में अभी आप देखोगे। और पोरस यानी कि इसमें थोड़े से छेद होते हैं हर उसमें। फिर आपका आते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन देखो बेटा, अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डेड है। अब ये जो फोल्ड हो रखा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टे। ये जो फोल्डेड पार्ट्स है ना, ये वाले, इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। जो क्रिस्टे है बेटा, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और सरफेस एरिया को बढ़ाती है। आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं नॉर्मल मेम्ब्रेन ऐसे बनाऊं, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ये ज्यादा कॉन्टैक्ट में है एनवायरमेंट के, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब क्यों चाहिए सरफेस एरिया ज्यादा? ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके और एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। फिर जो ग्लूकोज, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास बेटा अपना डीएनए है, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल है। अपने राइबोसोम है, यानी कि खुद से प्रोटीन भी बना सकता है, यानी कि आधे काम तो ये सेल की खुद ही कर सकता है। इसलिए बेटा ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी आप आगे देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी ये दोनों चीजें हैं, डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है। तो ये माना जाता है बेटा, अगर आप पुरानी थ्योरीज देखो, कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपके क्लोरोप्लास्ट है, ये पहले कुछ सेल्स हुआ करते थे, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस थे इनकी। पहले ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हुआ करते थे, बाद में यूकैरियोटिक सेल में आ गए, और जिसकी वजह से ये प्रॉपर ऑर्गेनल बन गए। ठीक है। अब इसमें बेटा ग्लूकोज और बाकी मॉलिक्यूल्स भी टूटते हैं, ताकि एनर्जी आपको मिल सके। किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं?
सेंटर ऑफ फूड सिंथेसिस इन प्लांट। अब बेटा आप हमें पता है कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन सेंटर है दैट इज द प्लास्टिड्स। प्लांट बेटा स्पेशल ऑर्गेनल को यूज करता है खाना बनाने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए, जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। तो अब ये भी हमने पढ़ा है कि प्लांट के पास बेटा क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। और जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसमें बेटा दो मेम्ब्रेन है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है बेटा, जो जितना भी फ्लूइड है, जो खाली स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। यानी कि यहाँ पर एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ है, सेमी फ्लूइड यानी कि जेल वाला सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कुछ डिस्क जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको। इन डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स ये क्या करते हैं बेटा, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, यानी कि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो कि किसमें हेल्प करेगा, आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और यही बेटा बनाकर जो खाना बन जाता है, तो जो शुगर स्टोर होती है ना, वो भी आपकी इन्हीं के अंदर होती है। और इसके पास बेटा अपना डीएनए है, इसके पास भी अपने राइबोसोम्स है। तो वही मैं आपको पहले बता रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो ऑर्गन्स हैं बेटा, जिसके पास अपना डीएनए भी होता है और अपने राइबोसोम्स भी होता है, यानी कि आधे से ज्यादा जो काम होता है सेल का वो खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए थ्योरीज है कि माना जाता है ये पहले प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही थे, जो कि यूकैरियोटिक सेल में आकर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शेयर करते हैं बैक्टीरिया के साथ। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि जो पूर्वज वगैरह जो होते हैं, जो हमारे पुराने जमाने की बातें, कि बैक्टीरिया के साथ इनकी बहुत ज्यादा चीजें मैच करती हैं, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स है। अब प्लास्टिड्स की बेटा तीन टाइप्स होते हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और वो आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बाकी दो आते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो वर्ड जहां भी आ जाए बेटा, क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि कलर गिवन। अब जो आपकी फ्लावर पेटल्स होती हैं, जिसमें सुंदर सुंदर से कलर्स होते हैं, कोई पर्पल का जैसे सदाबहार है, वो पिंक या पर्पल में मिल जाएगा आपको, कुछ आपको पिंक कलर में मिल जाएंगे, कुछ आपको ग्रीन कलर में मिल जाएंगे, अलग अलग कलर्स में आपको फ्लावर की पेटल्स मिल जाती है, बहुत सुंदर सुंदर। और आपको फ्रूट्स मिलते हैं अलग अलग। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। जिस फ्लावर के अंदर, जिस पेटल में जो सा भी कलर है, या जिस फ्रूट में जो सा भी कलर है, वो पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, जैसे आपके येलो ऑरेंज फ्रूट्स वगैरह हो गए या कलर हो गए। ठीक है, अब क्यों बनाना बेटा इतना सुंदर, क्या जरूरत है कि फूल को भी इतना सुंदर बनाया जाए? क्योंकि बेटा हमें क्या करना होता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना होता है, ताकि वो आए, पॉलिनेट करे और आगे फ्रूट की डेवलपमेंट को, और बाकी फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को भी, जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या है बेटा, कि सीड यहाँ पर इस प्लांट में बना है, अब वो आगे उसको लेकर जाने वाला जो एनिमल्स हैं या जो पॉलिनेटर्स हैं, वो क्या करते हैं, उस प्लांट में से सीड को दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जहां भी, जिस भी मिट्टी के ऊपर छोड़ेंगे, वहां पर एक नए प्लांट की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल कोई मंकी ने कोई फ्रूट खाया, अब फ्रूट में से बेटा वो जो सीड होता है वो नहीं खाता सीड, तो वो वहीं फेंक देता है। तो जहां पर वो फेंकेगा, वहां पर जब सुटेबल कंडीशन आएगी, जब बारिश आएगी या जब वहां पर पानी जाएगा, तो उस सीड की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, यानी कि वहां पर नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको का तो मतलब ही होता है बेटा व्हाइट या फिर नो कलर, यानी कि ये कलर तो प्रोवाइड कर नहीं सकता, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प कर नहीं रहा था। तो ये काम करता क्या है, ये काम करता है बेटा स्टोरेज का। जितनी भी चीजें बनी, सब कुछ हुआ, ये स्टोर कर लेगा, ऑयल को स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा और फैट्स को स्टोर करेगा। पोटैटो में भी ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो आपका स्टार्च स्टोर करके रखता है, और जो कोलोकेसिया है, जिसको हम टैरो कहते हैं, वो भी आपका स्टार्च स्टोर करता है। अब एक क्वेश्चन है बेटा आपकी की बुक में, डू व्हाइट प्लांट्स कंटेन एनी पिगमेंट्स? क्या व्हाइट प्लांट में बेटा पिगमेंट होता है? अब देखो, व्हाइट कलर है, यानी कि वहां पर कोई कलर कंटेनिंग पिगमेंट तो नहीं है। तो आप आंसर क्या लिखोगे बेटा इसका, कि नो, यहाँ पर कोई कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट नहीं होता, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पिगमेंट वाले नहीं होते। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, वेक्यूल। वेक्यूल हमारा क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि स्टोरेज का भी काम करेगा और सपोर्ट का भी काम करेगा। अब
प्लांट सेल्स में बेटा हमने पढ़ा था, प्लांट सेल का जब स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, तो प्लांट सेल में बेटा एक बड़ा सेंटर में वैक्यूल होता है, जिसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस बाहर जा सकते हैं। अब इसमें बेटा वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं, और ये वाटर, मिनरल्स, शुगर्स, वेस्ट मटेरियल सबको स्टोर करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अच्छा एनिमल सेल्स में बेटा वैक्यूल होते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, और टेम्पररी स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस भी हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि उसमें एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है और उसमें आपके पास स्मॉल वैक्यूल्स हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू प्लांट लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट एनफ वाटर। जब हम बेटा प्लांट को पानी नहीं देते हैं तो आपका प्लांट कैसा लगता है, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लगता है, कमजोर सा दिखता है। क्यों? क्योंकि बेटा वैक्यूल का काम है प्लांट की जो रिजिडिटी है, जो फर्मनेस है, उस चीज को मेंटेन करके रखना, और वैक्यूल को क्या चाहिए बेटा, पानी चाहिए, और हम पानी ही नहीं देंगे तो फर्मनेस चली जाएगी। यानी कि वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर का जो प्रेशर है वो वैक्यूल ही मेंटेन करता है, जो कि प्लांट सेल को फर्म रखता है। जब प्लांट सेल को एनफ पानी नहीं मिलता तो वैक्यूल में से पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से सेल कम फर्म हो जाता है और प्लांट जो है मुरझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सेल थ्योरी। अभी तक हमने सारे ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सेल थ्योरी, दैट इज द यूनिफाइड प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। यूनिफाइड प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं बताऊंगी मैं। सबसे पहले बेटा सेल थ्योरी एक हमारे बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट ने ली थी, दोनों ही जर्मन थे। यानी बॉटनिस्ट यानी कि जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है, और जूलॉजिस्ट जो कि एनिमल के बारे में स्टडी करता है। बॉटनिस्ट का नाम था बेटा मेथियस क्लेडीन, और मेथियस क्लेडीन, और इसमें है बेटा हमारे पास जो जूलॉजिस्ट है उसमें है थियोडोर श्वैन। तो स्लेडीन और श्वैन नाम के दो साइंटिस्ट थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में सेपरेटली पहले उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया और ये बताया कि हर एक प्लांट सेल जो है वो सेल से बना होता है, मतलब हर एक प्लांट जो है वो सेल से बना होता है। और जर्मन जूलॉजिस्ट ने, श्वैन ने क्या स्टडी किया 1839 में, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सेल से बने हैं। तो कुछ टाइम बाद 1855 में एक जर्मन साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चर। वो क्या करते हैं, यही बातों को थोड़ा सा अच्छे से कहते हैं ना कि प्रॉपर सजा वजा के आगे बोल देते हैं कि हाँ जी सेल थ्योरी दे देते हैं। और सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, दोनों ही किसके बने हैं बेटा, दोनों ही सेल के बने होते हैं। और सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। और सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल के पास पावर है टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। और सारे के सारे सेल्स बेटा प्री एक्सिस्टिंग सेल से बनते हैं, यानी कि एक सेल हमारे पास पुराना है, वही डिवाइड करेगा और वही 2 सेल बनाएगा, फिर आगे डिवीजन होगी, फिर 4 सेल बनेंगे, ऐसे ही ये सब चलता रहता है। तो यही बेटा हमारी जो सेल डिवीजन के बेसिस है कि सेल डिवीजन हो क्यों रही है, ताकि जो लाइफ है अर्थ पर वो कंटिन्यू बनी रहे। और हर एक सेल बेटा क्या करेगा, प्री एक्सिस्टिंग यानी कि पुराने जो पहले से प्रेजेंट है उसी सेल से बनेगा। तो क्वेश्चन सेल थ्योरी पर आने के बेटा बहुत चांसेस है। एक तो पहली बार ये नया टॉपिक है जो कि इस बार ऐड हुआ है, और सेल थ्योरी पहले भी था बट वो पहले एक सेपरेट, जैसे आपके बुक्स में साइड में बॉक्सेस होते हैं उसमें भी दे रखा होता था, तो उसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता था। बट अब ज्यादा चांसेस है और आपसे पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी है, तो आप पहले बताओगे कि जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट ने सेपरेटली स्टडी किया और बताया, और उस सेल थ्योरी को एक्सपैंड करने वाले रुडोल्फ वर्चर थे जिन्होंने ये 3 पॉइंट बोले। ठीक है, बाकी का जो है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें हम प्रॉपर पूरा सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडू सिस्टर्स। यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।